नमस्कार दोस्तों। इस जग में जब तू आया था तो दुनिया हंसी थी, तू रोया था। करनी कुछ ऐसी कर जा कि दुनिया रोए, तू हंसता जा। दोस्तों, इस संसार में प्रत्येक चीज का धर्म है, लेकिन बेरोजगारी का धर्म नहीं है। यदि आप बेरोजगार हैं तो आप किसी रूप पे नहीं है, किसी लायक नहीं है, निकम्मे हैं, नालायक हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए बेरोजगारी का थप्पा आपसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूर हो जाए। आपकी बेरोजगारी के धब्बे को हटाने हटाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि एडवांस मैथ की सीरीज आप तक लगातार हमारी पहुंचती रहे। इसी सीरीज में एक और सीरीज हम आपके सामने लेकर आए, इसमें पुनः 10 क्वेश्चन होंगे। सीरीज नंबर 11 है दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सीरीज हमारी बेहद अच्छी लग रही होगी और आप इंजॉय कर रहे होंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रत्येक क्वेश्चन में आपको फिर एक एक कॉन्सेप्ट आगे लेके जाता रहे और आपको चीजें आसान नजर आने शुरू हो जाएं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला अलजेब्रा का है। और देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को अगर पेपर में बैठे देखते हैं हम किस तरीके से करेंगे कि भाई यदि ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों और इनने पूछा है इसकी वैल्यू बताइए, तो आप कोशिश कीजिए कि यदि यहाँ पर दो भार है तो y का जो गुणांक है एक है तो ये y का मान होगा, x का गुणांक है -1 तो ये -1 होगा, और z है नहीं तो z को मैं सीधे डायरेक्ट जीरो पुट कर दूंगा। और जो वैल्यू पूछी गई है मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा जो निकल कर आई है। x का मान है यहाँ पर -1 की पावर 3 प्लस y का मान है 1 की क्यूब प्लस z हमारा जीरो ही है। तो दोस्तों -1 + 1 तो आंसर आ गया जीरो। इसलिए ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। तो ये एग्जाम का तरीका है, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे भी ऐसा हुआ कैसे। तो दोस्तों सुनिए जरा, मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा कि मुझे पता है कि x² + y² + z² + 2 बराबर दो कोष्टक शुरू y - x की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले मैं इनको ट्रांसफर करके इधर लाना चाह रहा हूं, तो मुझे मिलेगा x² प्लस ये माइनस का 2x इधर आकर प्लस का 2x। अब दोस्तों मैंने देखा y² ये प्लस का 2y इधर आकर माइनस का 2y प्लस z² प्लस 2 बराबर 0। अब यदि आप देखेंगे अगर मैं इसमें 2x मैं इसको पूर्ण वर्ग बना दूं तो x का गुणांक 2 है, 2 का आधा हमारा एक मैंने यहां लिख दिया प्लस y² - 2y। ये जो दो बचे, दो में से एक मैंने यहाँ लिख दिया, एक मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, एक और एक दो मिल गया। इसके पीछे लॉजिक क्या है वो आप देखेंगे, प्लस z² बराबर 0। तो आप अगर यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं तो ये x + 1 का होल स्क्वायर है प्लस y - 1 का होल स्क्वायर प्लस z² बराबर 0। तो आप देखेंगे, आप सबसे पहले देखने से पहले मुझे ये बताइए, यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग 0 है तो ये दो संख्याओं के वर्गों का योग 0 कब होता है, जब ये अलग अलग 0, a भी 0 हो और b भी 0 हो। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्या पुट करने वाला हूँ कि x + 1 का होल स्क्वायर 0 है तो इसका मतलब x + 1 का मान 0 है, तो x का मान हो गया -1। इसी प्रकार y - 1 बराबर 0 होगा तो y का मान आ गया 1। और इसी प्रकार हमारा z 0 होगा तो x बराबर -1, y बराबर 1 और z बराबर 0। जो मैंने दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि x बराबर -1, y बराबर 1, z बराबर 0। तो आप इतना लंबा पेपर में ना करके डायरेक्ट क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो बराबर में दो पहले ही बाहर कर लेंगे, y का गुणांक y का उत्तर होगा, जो भी यहाँ वेरिएबल लिखा हुआ है उसका गुणांक वही इसका आंसर होने वाला है। तो x का गुणांक यहाँ पर -1 है तो -1 x का आंसर हो गया, और y का गुणांक 1 है तो y हमारा y बराबर 1 y की वैल्यू हो गई। और सिंपली हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा हो। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी 13 है। तो दोस्तों आप समझेंगे कि दो सर्किल है मेरे पास, एक छोटा सर्कल है और एक थोड़ा बड़ा सर्कल है। एक हो गया दोस्तों सर्कल आपका कुछ बड़ा। तो इन्होंने कहा है कि इसमें एक वृत्त की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर और एक वृत्त की त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर और इनके केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर है। कहा है उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी। अनुस्पर्शी का मतलब है दोस्तों ये वाली लाइन, इसकी हमें टेंजेंट की लेंथ बतानी, तो डायरेक्ट इसकी लेंथ होती है, अगर आप फॉर्मूले की बात करेंगे अंडर केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग। केंद्रों के बीच की दूरी है दोस्तों 13 का वर्ग माइनस त्रिज्याओं का अंतर है 9 में से 4 गए 5 का वर्ग, और मैं जानता हूं 5-13 यानी कि 12 होती है, तो डायरेक्ट 12 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो इसलिए ऑप्शन दोस्तों हमारा सी करेक्ट है। अब यदि आप पेपर में बैठे और आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप ये 4 है या 9 है, तो दोस्तों मैं एग्जाम में यदि बैठा हूं तो मुझे पता है कि भाई ये वाली लेंथ है 9 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो यहां से मैं इस पर डायरेक्ट लंब डालूंगा और ये सॉरी इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा, और ये 90 है तो इसके सामने वाली ये कर्ण कहलाएगी, और ये 13 है तो ये भी 13 हो गया। अब ये सोचिए ये 4 है तो यहाँ इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया, तो ये पूरा 9 था, ये 4 है तो इसका मतलब ये 5 बचा। अब आप सोचिए 5-13 तो इसका मतलब ये लेंथ हमारी 12 सेंटीमीटर आने वाली है। इसलिए ऑप्शन हमारा दोस्तों सी करेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। क्या है
क्वेश्चन 3 दोस्तों ज्योमेट्री का है, और ज्योमेट्री में भी एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी के एंगल एबीसी का बाह्य द्विभाजक बीसी के समांतर है। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाएंगे कि एबीसी है दोस्तों, ये हमने ले लिया एबीसी, ए बी और सी, इसका बाह्य द्विभाजक। दोस्तों मैं बी इधर लिख रहा हूं ताकि हमें द्विभाजक ड्रॉ करने में दिक्कत ना हो। अब एंगल एबीसी ये वाला है, ये आंतरिक है, ये बाह्य है, तो इसका द्विभाजक का मतलब ये है कि इसको दो बराबर भागों में बांटने वाला। बीसी के समांतर ए से जाती हुई, बीसी के समांतर ए से जाती हुई एक लाइन ये है, और बीसी इस एंगल एबीसी का बाह्य द्विभाजक ये है। अब ये इस वाली लाइन को दोस्तों बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करता है, यानी इंटरसेक्ट करता है डी पर। तो हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया गया है कि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये एंगल इसके बराबर है। आगे क्या कहा है, यदि एंगल एबीसी 50 है, एबीसी ये एंगल दोस्तों 50 दे रखा है, तो इसका मतलब बाह्य कोण जो है हमारा 130 हो गया। 130 का मतलब 65 ये वाला हो गया, और 65 ही हमारा ये हो गया। एंगल एडीबी की वैल्यू पूछिए, एडीबी इस एंगल की वैल्यू पूछिए। अब ये बताइए, ये रेखा इसके समांतर है और ये काटती है दोस्तों, इसका मतलब आप जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा हम विभाजित कर दें तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ये संगत कोण कहलाते हैं, और ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एकांतर कोण कहलाते हैं। तो अब बताइए कि यदि ये दोनों रेखा समांतर है, काटती है एक तिर्यक रेखा, तो ये वाला कोण इसके बराबर है, तो अर्थात ये 65 तो ये भी 65 डिग्री होने वाला है, इसलिए आंसर दोस्तों हमारा ए करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ एक कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये तीन तरह के कोण होते हैं। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट दे इस प्रकार, तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि ये वाला कोण होता है इसके बराबर, 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, ऊपर से ऊपर वाले यानी कि 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर। यदि मैं नीचे वाले लूं तो ये वाला इसके बराबर, ये वाला दोस्तों इसके बराबर। और यदि मैं इसके अलावा एकांतर कोण की बात करूं तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है और ये वाला कोण इसके बराबर होता है। और दोस्तों एक तरह का कोण होता है इसमें क्रमागत कोण। क्रमागत कोण कौन से होते हैं, क्रमागत कोण होते हैं दोस्तों आपके, यदि मैं इस वाले एंगल की बात करूं और इस वाले एंगल की बात करूं तो ये दोनों कोण क्रमागत कोण, और क्रमागत कोण बराबर नहीं होते, क्रमागत कोणों का योग 180 होता है। तो आप ध्यान रखेंगे तीनों तरह के एंगल दोस्तों काफी पेपर में इनकी मदद मिलती है जब हम पेपर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है कि ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। इसका मतलब ये दोस्तों हमारे पास एक सर्कल है, और यदि मैं बात करूंगा इसका व्यास है आपका ए बी, इसने कहा है कि ए बी वृत्त का व्यास है। चलिए आगे कहा है कि डीसी उसकी एक जीवा है जो डीसी समांतर एबी की, समांतर का सिंबल है, तो एबी के समांतर एक हमने जीवा ड्रॉ करी, ये है डीसी। एंगल बीएसी दे रखा है दोस्तों 20 डिग्री, बीएसी यानी कि ये वाला कोण दे रखा है 20 डिग्री। तो दोस्तों सबसे पहले जो दे रखा है उसी का हम यूज करेंगे। दोस्तों ध्यान देंगे, आप मुझे बताइए क्या क्या दे रखा है। एक तो इन्हें व्यास दे रखा है, तो आप समझ जाइए व्यास का मतलब है कि ये कहना चाहता है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो ये वाला कोण 90 डिग्री है। इसका सिंपल सी बात दोस्तों ये है कि ये एंगल है हमारा 90 डिग्री। बुझा है एंगल एडीसी की वैल्यू, एडीसी की वैल्यू यानी कि इसकी बात कर रहा है कि ये वाला एंगल कितना होगा। तो दोस्तों ये वाला एंगल निकालने के लिए आप जानते हैं मेरे पास एक भुजा ये है, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और चक्रीय चतुर्भुज की खास बात यह है कि सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, अर्थात अगर ये जितना है और ये जितना है इन दोनों का योग 180 होगा। तो क्या मैं ये वाला कोण निकाल सकता हूँ, तो मुझे मैं इसे आसानी से निकाल सकता हूँ। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये एंगल 90 है, ये 20 है, तो 90 और 20 110, तो ये दोस्तों 70 डिग्री बचा। अब ये 70 है तो इन दोनों का योग हम जानते हैं कितना होता है 180, तो अगर ये 70 है तो ये हो गया 110 डिग्री, इसलिए आंसर दोस्तों हमारा बी करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जैसे जैसे आ रहे हैं आप वीडियो पॉज कीजिए, पहले क्वेश्चन सोल्व कीजिए, जब आपसे नहीं हो तो क्वेश्चन का सोल्यूशन चेक करिए, फिर आपको कोई ना कॉन्सेप्ट आपको अच्छा देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ज्योमेट्री का क्वेश्चन बेहद आसान। एक वृत्त की परिधि पर पी और क्यू पर खींची गई स्पर्श रेखा ए पर प्रतिच्छेद करती है। दोस्तों एक वृत्त लेंगे हम। सबसे पहले मैंने एक सर्कल बनाया, ये दोस्तों एक सर्कल है। अब इस सर्कल के दो बिंदु हैं, एक बिंदु मैंने यहां ले लिया, एक बिंदु मैंने यहां ले लिया, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करी गई और एक टेंजेंट इस पर ड्रॉ करी गई। ये टेंजेंट जहां एक दूसरे को काटती हैं, पहले ये देखिए कहां कहां टेंजेंट ड्रॉ करी गई हैं। एक बिंदु पी पर ड्रॉ करी गई और क्यू पर, यानी कि ये बिंदु मैं पी मान सकता हूँ और ये बिंदु मैं क्यू मान सकता हूँ, और एक दूसरे को जहां काटती है वो बिंदु दोस्तों ए है। चलिए आगे इसने क्या कहा है, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं,
बच्चे ज्योमेट्री का क्वेश्चन करते हुए फिगर बनाने में ही तकलीफ महसूस करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए, मैं जैसी ये आकृति बना रहा हूँ, आप मुझसे पहले कोशिश कीजिए कि खुद आप फिगर बनाएं, उसके बाद आप चेक कीजिए कि आपने सही बनाया है या गलत बनाया है। आगे ने कहा एंगल पी ए क्यू दे रखा है। पी ए क्यू दोस्तों ये वाला एंगल दे रखा है कितना, 68 डिग्री, यानी कि ये 68 डिग्री है। एंगल एपी क्यू की वैल्यू पूछिए, एपी क्यू इस एंगल की वैल्यू पूछिए दोस्तों, ये कितना। आप जानते हैं कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची स्पर्शरेखा बराबर होती है, अर्थात जितनी ये है उतनी ये है। और दोस्तों आप याद रखेंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज में पहचान है कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा बराबर है, मानो ये भुजा इसके बराबर है, तो इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो अब क्या आपको ये चीज यहां नजर आ रही है, भाई ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसका मतलब ये कोण इसके बराबर होने वाला है, जिसमें ये 68 है। तो अगर मैं इसे x मान लूं और इसे भी x मान लूं, तो मैं जानता हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो x प्लस x प्लस 68 इसका मान आ गया दोस्तों 180 डिग्री। तो 2x का मान आ गया आपका 112 डिग्री, x का मान आ गया दोस्तों 56 डिग्री। तो इसलिए आंसर हमारा ए करेक्ट है। तो बहुत बेहतर क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो को इधर उधर भेजते रहिए, ताकि कहीं ना कहीं इस चीज का हमें बेनिफिट मिले। दोस्तों ये क्वेश्चन कहने के लिए त्रिकोणमिति का है, लेकिन आप बताइए कि वास्तव में त्रिकोणमिति का है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं है। ये क्वेश्चन हमने अलजेब्रा में पढ़ा है, क्या है कि अगर ये x है तो ये x का रेसिप्रोकल है, यानी कि 1/x, ये 2 दे रखा है। और मैं जानता हूं x प्लस 1/x 2 तब होता है जब x की वैल्यू 1 हो। तो इसका मतलब ये भी 1 है और ये भी 1 है, 1 और 1 2 होगा। तो वैल्यू उसकी पूछिए, तो इसका मतलब ये भी 1, ये भी 1, एक और एक 2, आंसर दोस्तों हमारा डी करेक्ट है। तो इसलिए क्वेश्चन भी बेहद आसान है, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक खंबे की आधार भूमि से 50 मीटर की दूरी पर एक फवारा खंबे की 1/3 ऊंचाई के स्तर से 30 डिग्री का अवनमन कोण के आधार पर दर्शनीय है। इसका मतलब ये है कि एक खंबा है दोस्तों ये, और खंबे से 50 मीटर की दूरी पर एक फवारा लगा हुआ है, यहाँ पर ये फवारा है। अब इन्होंने कहा कि खंबे के 1/3 ऊंचाई के स्तर से, इसका मतलब जितनी भी ऊंचाई खंबे की है उसके तीसरे हिस्से से, यानी कि खंबे की ऊंचाई अगर 3 हिस्से मान लें, तो एक हिस्से से देखने पर इसका उन्नयन कोण, अवनमन कोण 30 डिग्री देखा गया, यानी कि ये वाला कोण है 30। तो मैं जानता हूं ये कोण या ये कोण बराबर होता है, ये इसका मतलब ये 30 डिग्री है दोस्तों। अगर ये 30 डिग्री है तो इसका मतलब मैं जानता हूं 30 के सामने वाली भुजा छोटी होती है, तो 50 है, तो उसको छोटा करने के लिए मैं दोस्तों √3 से भाग कर दूंगा, तो ये 50/√3 देखने को मिलेगा। ये क्यों है मैंने आपको पढ़ाया है कि सपोज करो दोस्तों, ध्यान से समझेंगे, अगर ये 60 डिग्री है और ये 20 है, तो आप याद रखेंगे 60 के सामने वाली भुजा बड़ी करनी होती है। और यदि मान लो ये 20 है और ये एंगल 30 है, तो 30 के सामने वाली भुजा छोटी होती है। तो आप याद रखेंगे अगर छोटी भुजा करनी है तो √3 से भाग करेंगे, और बड़ी करनी है तो √3 से गुणा करेंगे। तो अगर 60 है तो 60 के सामने वाली भुजा को बड़ा बनाएंगे, बड़ा बनाने के लिए दोस्तों 1/3 से गुणा करेंगे। अगर ये 20 है तो ये 20/3 होगी। और अगर ये 30 है, 30 के सामने वाली भुजा को छोटा करेंगे, तो छोटा करने के लिए भाग करेंगे, तो 20/√3 कर देंगे। अब आप अगर यहाँ देख पा रहे हैं 50 है, 30 के सामने वाली भुजा मुझे छोटी करनी है, तो 30 के सामने वाली भुजा अगर छोटी करनी है तो मैं √3 से भाग कर दूंगा, तो ये 50/√3 मिलेगा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन भुजा है कि खंबे की ऊंचाई, तो दोस्तों एक हिस्से का मान 50/√3 है, तो पूरे 3 हिस्से का मान आ गया 150/√3। तो इसलिए आंसर हमारा बी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन हम 8 की तरफ मूव कर जाते हैं। यदि एक वृत्त 5√3 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, देखिए एक वृत्त है दोस्तों, ये वृत्त है, अगर ये वृत्त है, वृत्त में एक जीवा है, जीवा कितनी लंबी है 5√2 सेंटीमीटर, ये 5√2 सेंटीमीटर जीवा है, उसके केंद्र पर समकोण बनाती है, अर्थात अगर मैं इसको मिला लूं और इसको मिला लूं तो दोस्तों ये 90 डिग्री है। अब ये बताइए, अगर मैं त्रिज्या की बात करूंगा, त्रिज्या ही पूछा है, तो अगर ये एक है तो ये एक है, क्योंकि ये दोनों बराबर होती है, वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है, ये एक है ये एक है, तो 90 के सामने वाली भुजा दोस्तों √2 होती है। तो √2 दे रखी है, 5√2, तो एक की वैल्यू आ गई 5, और एक की वैल्यू पूछे, तो इसका मतलब आंसर हमारा दोस्तों डी करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और ये क्वेश्चन दोस्तों वे हैं जो पेपर में आए हुए हैं, और एसएससी में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप जितने बेसिक कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आपकी फ्लुएंसी आएगी पेपर में, उतनी जल्दी क्वेश्चन होगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूं, बच्चे क्या करते हैं, जब मॉक लगाते हैं तो उनका स्कोर अच्छा आता है, लेकिन जब वो पेपर में बैठते हैं तो उनका स्कोर बिगड़ जाता है। इसके पीछे 2 कारण है। एक तो दोस्तों आपका कारण है कि आपकी प्रैक्टिस कम है। बहुत से बच्चे आकर मिलते हैं, कहते हैं कि प्रैक्टिस तो मैंने बहुत करी है। तो मैं उनके लिए सिर्फ एक बात कहूंगा कि आपका मैनेजमेंट खराब है। आपको मैनेजमेंट दोस्तों पेपर का सुधारना होगा। पेपर को सुधारने के, मैनेजमेंट सुधारने के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब आप एग्जाम में बैठे तो एग्जाम में 60 मिनट का पेपर होता है,
तो आप इसे ब्रेक कर दीजिए। कैसे ब्रेक करेंगे? मैथ्स है, मैथ्स को आप प्रॉपर 15 मिनट का टाइम दीजिए। आप मैथ्स को 15 मिनट के टाइम में जितना आप कर पाए उतना करिए। आप घबराइए मत कि 15 मिनट में 12 क्वेश्चन हुए, 10 हुए हैं, 15 हुए हैं, 20 हुए हैं। बस आप 15 मिनट मैथ करना है आपको दोस्तों। इसका बेनिफिट क्या होगा? यदि आपने 15 मिनट मैथ करा है तो सोचिए आज अपने पेपर आप घर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने जब भी मॉक लगाया 15 मिनट ही मैथ का पोर्शन करा, तो आप यदि आज पहली बार 15 मिनट का शुरुआत के 15 मिनट मैथ को देंगे तो आप ऐसा हो सकता है 10 क्वेश्चन करें। लेकिन जब आप प्रत्येक बार मॉक में 15 मिनट ही देते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप उन्हीं 15 मिनट में 20 क्वेश्चन कर जाएंगे। इसका एक बेनिफिट तो ये होगा कि आपकी कहीं ना कहीं स्पीड बढ़ेगी। दूसरा बेनिफिट इसका क्या है कि आपने 15 मिनट मैथ करा दोस्तों, 15 मिनट आपने रीजनिंग करी, रीजनिंग भी आपको 15 मिनट ही करनी है, और आपने इंग्लिश दोस्तों 10 मिनट करी, और जीएस आप मेरे विचार से 7 से 8 मिनट में कर देंगे। तो आप देखेंगे 15 मिनट आपने मैथ करा, 15 मिनट आपने रीजनिंग करा, तो 15 और 15 30 मिनट आपने पेपर कर लिया है। और आप 10 मिनट आपने ये करा और लगभग 8 मिनट ये करा, तो 18 मिनट आपने ये पेपर कर लिया है। तो आपकी टाइम दोस्तों 48 मिनट का निकल चुका है और 12 मिनट आपकी बच रही है। तो आप विश्वास कीजिए, आप जब मॉक इसी पैटर्न पर लगाएंगे तो 12 मिनट में आपको यह पता होगा कि मैथ्स में कौन कौन से क्वेश्चन छूटे हैं और रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन छूटे हैं। तो आप प्रायोरिटी पर काम करेंगे कि मैथ्स में क्वेश्चन जो छूटे हैं उन्हें मैं कर सकता हूं या नहीं, और रीजनिंग में जो क्वेश्चन छूटे हैं क्या मैं उन्हें भी कर सकता हूं या नहीं। तो आप 12 मिनट में पहले उन क्वेश्चंस को कीजिए जिन्हें आप कर सकते हैं। तो मेरे विचार से 12 मिनट में आप दोस्तों मैथ्स के और रीजनिंग के जो क्वेश्चन छूटे हैं उन्हें भी आप कर पाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं 15 मिनट दे रहा होता हूं मैथमेटिक्स को, कोई क्वेश्चन छूट गया, तो मैं मेरे दिमाग में एकदम मेथड स्ट्राइक नहीं करा, तो मैं क्या करूंगा कि भाई 15 मिनट देने के बाद, 15 मिनट रीजनिंग देने के बाद जब मैं रीजनिंग इंग्लिश करता हुआ रहूंगा या जीएस करता रहूंगा, तो ऐसा हो सकता है कि जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था उसका मेथड मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर जाए, तुरंत मैं वापस जाऊंगा और उस क्वेश्चन को हिट कर दूंगा। तो यदि आपने ये मेथड फॉलो करा तो निश्चित रूप से आपका स्कोर दोस्तों एग्जाम में भी बैठकर भी अच्छा होगा और मॉक में भी अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपके एग्जाम में असर डालती है, आपके सिलेक्शन में दोस्तों। तो आप इन चीजों पे भी काम करते रहिए। मैनेजमेंट आपको कैसे सुधारना है हम धीरे धीरे आपको इन चीजों को समझाते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। तो सबसे पहले मैं एक वृत्त बनाना चाहूंगा, ये एक वृत्त है। अब दोस्तों इसका व्यास है ए बी, ये हो गया ए बी व्यास। इसने आगे क्या कहा है? डीसी उसकी ऐसी जीवा है जो ए बी के समांतर है, यानी कि ए बी के समांतर है एक डीसी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन चल रहा है जो अभी हमने कराया था। एंगल बीएसी दे रखा है 20, बीएसी दे रखा है दोस्तों 20, बीएसी दे रखा है 20, ये 20 है। और सीओडी भुजा है, सीओडी भुजा है, ओ केंद्र है दोस्तों इसका। अब ये बताइए जो जो हमें दिया गया पहले हम उसका यूज करेंगे। भाई मुझे ए बी व्यास दे रखा है, तो व्यास का मतलब अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो पहले मैं अर्धवृत्त ही बनाऊंगा और मैं इसको 90 कह दूंगा। और 90 कहते ही मुझे पता लग गया ये 90 ये 20, तो ये 70 आ गया दोस्तों। इनने पूछा है कि एंगल, आप सीओडी की वैल्यू बताइए, सीओडी की, यानी कि कहीं ना कहीं आपसे दोस्तों इसकी वैल्यू पूछा है, ये लेंथ कितनी होने वाली है। तो आप ये बताइए ये दोस्तों निकालने का आपके पास क्या तरीका है? मैं जानता हूं यदि ये एक चाप है, इस चाप से केंद्र बना कोण है और इसी चाप से ये कोण दोस्तों परिधि बना है, अगर ये कोण मुझे पता लग जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब ये कोण कैसे पता लगेगा, इस बात को हम देखना चाहेंगे। तो मैं जानता हूं कि भाई ये इसके पैरेलल है, और जब ये इसके पैरेलल है और ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटते हैं, तो ये कोण इसके बराबर होने वाला है। ये अगर 20 है तो ये भी 20 होने वाला है। अब ये 70 है तो दोस्तों ये आएगा 110 डिग्री। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों को 180 होता है, तो ये 110, ये 70। अब ये बताइए क्या आपको ये त्रिभुज नजर आ रहा है जिसमें ये 110 है, ये 20, तो इन दोनों को 130 हो गया, तो ये कोण हो गया दोस्तों 50। अब ये 50 है तो ये है इस चाप से बना हुआ परिधि पर कोण और इसी चाप से केंद्र बना कोण, तो ये 50 है, तो ये दोस्तों इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 100 डिग्री आने वाला है। तो इसलिए आंसर दोस्तों हमारा डी करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन आपने कर दिया होगा। आप कोशिश कीजिए कि ऐसे क्वेश्चन को बार बार करते रहिए, और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे दोस्तों ऐसे एस्पायरेंट तक जरूर पहुंचाएं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी से संबंधित जो भी एग्जाम है, जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आप इन वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि हमें भी इंसेंटिव प्राप्त होता रहे, हमें वीडियो बनाने में दोस्तों अच्छा लगे। धन्यवाद दोस्तों।